आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे योग के जरिए निरोग रहने का तरीका, और हम आपको ये भी बताएंगे कि योग के अभ्यास से किस तरह आप खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर सकते हैं और बीमारियों को दूर भी भगा सकते हैं। दरअसल योग से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रतिदिन नियमित तौर पर योगासन करने से शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इन्हीं की वजह से रोग से प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ती है। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है कि कोई वायरस या कीटाणु हमें संक्रमित नहीं कर पाता है। इस तरह महज योग से हम कोरोना से लड़ाई भी जीत सकते हैं। अगर योग अभ्यास से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेशलाल बरनवाल। सबसे पहले प्रोफेसर सुरेशलाल बरनवाल का परिचय अपने दर्शकों से करवा देते हैं। प्रोफेसर सुरेशलाल बरनवाल देव संस्कृत विद्या विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में योग और विज्ञान मानव चेतना विभाग में डीन के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर बरनवाल ने योग के प्रशिक्षण और वेलनेस से विशेष के रूप में और 18 साल से भी ज्यादा अरसे से वैश्विक अनुभव अर्जित किया है। आपको योग के प्रचार प्रसार के लिए कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। तो ये था प्रोफेसर सुरेशलाल बरनवाल का परिचय। अगर आप योग और उसके जरिए निरोग रहने से जुड़ी जानकारी चाहते हैं और प्रोफेसर बरनवाल से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है, अब आप फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो चलिए, सबसे पहले तो डॉक्टर बरनवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के भागदौड़ के दौर में योग का अभ्यास कितना जरूरी है और योग करने के लिए कौन सा वक्त उपयुक्त रहता है? नमस्कार मीनाक्षी जी। और बहुत सभी के लिए एक अच्छी बात है कि आज का अभ्यास सभी के लिए उपयोगी हो गया है। खासकर कोरोना काल में सभी ने देखा कि योग जो है सभी के लिए जीवनदायी विद्या अपना रोल प्ले कर रहा है। जी। सबसे खास बात है कि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीवन की जो शैली है, ये बहुत ही अनियमित हो गई है और बहुत असंतुलित हो गई है। अगर हम दूसरी तरफ से सोचें तो हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ हमारा ठीक रहे उसके लिए हमें स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है, और प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहे उसके लिए हमें व्यापारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे निभानी पड़ती है। लेकिन उसमें तरह तरह की जिम्मेदारियों में हम कभी अपने साथ न्याय नहीं कर पाते। क्योंकि कोई अगर आप IT का कोई अगर प्रोफेशनल है उसको 12 घंटे बैठ के काम करना पड़ता है। कोई अगर एक मजदूर है तो उसको शारीरिक श्रम करना पड़ता है। कोई अगर बौद्धिक है तो उसको बौद्धिक व्यक्तियों को अपनी बौद्धिक की केवल करना पड़ता है। तो इस तरह की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन की कमी होती है। इसलिए योग एक अच्छा ब्रिज का काम करता है। अगर हम योग नियमित करें, कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक जो भी हमें मॉर्निंग या इवनिंग में समय मिलता है, या हम यूँ कहते हैं कि बस इतना ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारे पेट में जो खाने का सिस्टम है, जैसे हम खाना खाते हैं उसके 3-4 घंटे के अंतराल में हम योग के कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम प्राणायाम की बात करें, इसमें क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान की तकनीकें हैं, सभी हमारे आज के लिए बहुत उपयोगी हैं। और जीवन शैली और चिंतन शैली, ये दो हमारे जीवन में आ गए हैं। चिंतन शैली से हमारा आशय है मानसिक उलझन, मन में तरह तरह के विचार, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प, मन की अस्थिरता, और मन में बहुत सारे पाने की आकांक्षा लेकिन कम करके पाने की, हम श्रम कम करें लेकिन पा ज्यादा जाएं, इस तरह की जो आकांक्षा हमारे अंदर पैदा हो गई है, उससे भी हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा है।
तो चिंतन शैली और जीवन शैली इन दोनों को बिल्कुल विकसित करने प्रोफेसर के बरनवाल, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि कई लोग कहते हैं योग सुबह करें, तो कई लोग कहते हैं कि योग शाम में करना अच्छा रहता है। ऐसे में आप ये बताइए कि योग करने के लिए कौन सा वक्त सबसे उपयुक्त रहता है? क्योंकि सबसे उपयुक्त वक्त तो सुबह का ही है, क्योंकि हम लगभग 8 घंटे 10 घंटे का गैप कर लेते हैं। अगर बहुत देर से भी कोई खाता है, अगर आज की दिनचर्या जो अस्त व्यस्त दिनचर्या इसमें भी आदमी 10 बजे 12 बजे तक खा ही लेता है, तो एक अच्छा गैप मिल जाता है। उसमें क्या होगा कि बॉडी की जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो जो स्लो पड़ने लगती है। अगर हम उठते हैं सुबह और सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद पानी जो हम लोग ऊषा पान करते हैं, हमारे यहाँ जो बताया गया है भारतीय पद्धति में, वो सब करके अब सबसे पहले अगर योग की प्रक्रियाओं को हम अपने जीवन में उतारे हैं तो सबसे उत्तम समय है वो। इससे अधिक उत्तम समय नहीं हो सकता। लेकिन अब जैसे जगने का भी समय हमारा खराब हो गया है, अगर 2 बजे 1 बजे तक अगर काम करते हैं तो नेचुरली हम सूर्योदय के समय जग ही नहीं पाते। तो जब हम जगें, बिस्तर छोड़ें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फ्रेश अप होने के बाद आपको पता है कि आजकल एक दिनचर्या हमारी इतनी बिगड़ गई कि हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए भी दवाएं ले रहे हैं। तो डिपेंडेंसी हमारी चीजों के बढ़ती चली जा रही है, दवाओं के निर्भरता और हमारी आदतों की वजह से और भी समस्याएं। तो सुबह का टाइम यूटिलाइज करें बैठ के। अगर उसके बाद नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि खाना या नाश्ता या चाय अगर कुछ लेते हैं, मॉर्निंग आदत है, तो थोड़ा गैप कर लें और उसके बाद हम योग की प्रक्रिया में संलग्न हो जाएं। और अगर समय नहीं मिल पा रहा तो हिंदुस्तान के लिए बेस्ट हम तो कहते हैं कि जब जिसको समय मिले करे, लेकिन नियमितता बरते। पतंजलि कहते हैं सतुत दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवे तो दृढ़ भूमि। अगर योग में निरंतरता नहीं हो तो योग फलदायी नहीं होता। तो हम नित्य नियमित योग करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि साधना नित्य नियमित का विषय। योग भी एक साधना है जीवन को साधने का। तो उसको अगर हम धीरे धीरे करते रहते हैं और नियमित करते हैं तो आदमी का जो भी वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, सभी को वो एक तरह से एनर्जाइज करता है, ऊर्जा के स्रोत खुलता है। हमारे जो विभिन्न चक्र हैं, नाड़ियां हैं, तो स्पंदित करता है। और ऊर्जा के स्रोतों के खुलने से हम स्वाभाविक तौर से उस महत ऊर्जा से, जो प्राण ऊर्जा महाप्राण है, उससे हमारी शरीर की जो अंतरीण शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं और हम उन शक्तियों को धारण करने के योग्य बनने लगते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि योग, वैसे तो योग को देखा जाए तो पहले केवल आत्मविद्या, मोक्ष विद्या के तौर पे देखा जाता था। आज योग शिक्षा बना तो योग से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेशा, है ना, सभी तरह की चीजें जुड़ रही हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि योग जो है एक छोटी सी बात नहीं है। एक समग्र जीवन को जीने के लिए हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, समग्रता की ओर योग हमें इस तरह से धीरे धीरे प्रशस्त करता है हमारे रास्ते को। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर बरनवाल यहाँ कहते हैं कि जो योग है वो किसी भी बीमारी को बिना किसी साइड इफेक्ट के दूर कर देता है। ऐसे में ये बताइए कि रोगों को दूर करने में योग कैसे मदद करता है? सबसे पहले तो ये समझना कि रोग जो है ना वो हमारे अनियमित और असंतुलित जीवन पद्धति का एक अर्थ है, वो एक रिजल्ट है। अगर हम सामान्यतः देखें कि हमारे शरीर की 3 तरह की प्रकृति बताई गई है। योग की दृष्टि से भी स्वीकार किया जाता है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी। वात, पित्त और कफ। इसी तरह से हमारे सप्त धातुएं जो टिश्यू जो हमारे हैं वो 7 प्रकार के बताए गए हैं जी। और अग्नियां हमारी बताई गई हैं 13 प्रकार के आयुर्वेद में। जब तक इसमें विषमता नहीं आएगी तब तक रोग नहीं होगा। और विषमता के कारण अगर हम आज देखें तो दिनचर्या हमारी खराब है। हमारे जो भगवत गीता में उसमें कहते हैं युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए, युक्त चेष्टा होनी चाहिए, युक्त निद्रा होनी चाहिए। युक्त से मतलब यहाँ यही है कि एक संतुलित भाव में हमें जीने का अभ्यास करना चाहिए। आचार विचार, आहार व्यवहार, ये सभी चीजों को संतुलित करना। लेकिन हमारी जो दिनचर्या है वो हमने देखा क्या कि हम बहुत व्यापारिक सोच के हो गए हैं। तो उसकी दृष्टि से हम इन चीजों पर ज्यादा गौर नहीं कर पाते और हम समझते हैं कि जीवन जीना मतलब एक जरूरी है, उनको जीते जाना चाहिए। तो वहीं से एक गलती शुरू हो जाती है और वही उसको हम रोग कहते हैं। जो अनियमितताएं होती हैं वही हमारे लिए रोग का कारण बन जाती है। कोई आदमी ये देख ले कि हमारे जेनेटिक अगर कोई ऐसे रोग हैं, अगर हम पहले से अवेयर हो जाएं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई अगर माता पिता किसी के डायबिटीज पेशेंट है और अगर वो चाहे कि हम योग से उसे मैनेज कर सकते हैं तो बिना दवाई के मैनेज किया जा सकता है। लेकिन उनको थोड़ा सा जल्दी, जब वो डायबिटीज की शरीर के जो जेनेटिक तौर पे एक्टिवेट नहीं हुआ है, तब तक
वो अपनी योग की पद्धति में इन्वॉल्व हो जाए तो वो हो सकता है हमको कभी दवा नहीं लेना पड़े। जी। लेकिन हम सब योग को चाहते हैं जब हमारा वो जेनेटिक जो ऑर्डर डिसऑर्डर है वो एक्टिव हो जाता है बॉडी में। तो कहीं कहीं योग को एक जीवन का अंग बनाए और हम स्वास्थ्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सबसे पहले स्वास्थ्य का प्रिवेंशन जो है ना वो सबसे पहला इसका लक्षण है जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर इसको देखा जाता है। जी। तो रोग जो है एक हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अस्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। और वो इसलिए होता है कि हम अस्वाभाविक गतिविधियों में अपने जीवन को सदैव डालते रहते हैं। तो उस अस्वाभाविक प्रक्रिया से थोड़ा सा अगर हम स्वाभाविक दिशा में आ जाएं तो हम योग से मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। रोग है ही नहीं कुछ, केवल यही है कि हमारी जीवनी शक्ति कम हो गई, शरीर की जो हमारे मेटाबॉलिक जो कैपेसिटी है वो या एक्टिविटी है वो हमारी प्रभावित हो रही है। हम अतिवादी बन रहे हैं। जी। अतिवादी बनने का अर्थ है हमारा ये कि हम कोई काम एकांग और एक तरफा करके और उसी दिशा में खाली करते रहते हैं। तो अतिवादी न बने, हम समतावादी बने। योग समतावादी का सिद्धांत है। तो उस समतावादी के सिद्धांत की ओर हम धीरे धीरे अपने आप को अगर प्रशिक्षित करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे तो रोग जैसे कोई चीज होनी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि प्राणायाम से क्या क्या फायदे होते हैं और किन किन तरह की बीमारियों के लिए प्राणायाम जो है मुख्य इलाज होता है? प्राणायाम वैसे तो अनेक प्रकार के हैं। इसमें कुछ उनकी खुद की प्रकृति है, जैसे कुछ प्राणायाम हमारे मानसिक शांति के लिए होते हैं, कुछ प्राणायाम हमारे शारीरिक जैसे उष्णता के लिए होते हैं, शारीरिक शीतलता के लिए होते हैं। तो इस तरह के कुछ हम जैसे सबसे पहली बात करें तो नाड़ियों की शुद्धि के लिए योग शास्त्र में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बताया गया है। और शास्त्र में जो हमारे योग शास्त्र कहता है कि 72,000 नाड़ियों का पूरा एक युग पूरे शरीर में है। बल्कि हमारे शिव संहिता एक योग ग्रंथ है, उसमें तो उन्होंने लाखों की संख्या में हमारी नाड़ियों की गणना की है। योगियों ने जो अपना अनुभव किया उसके आधार पर लिखा है। तो आज जो हमारा इसको हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जो हमारी नाड़ियां हैं वो हमारे स्नायु तंत्र हैं पूरे, और स्नायु तंत्र के अंदर कुछ न कुछ विकार होते रहते हैं क्योंकि उनको निरंतर अपना प्राण जो है संचालित करना होता है, मन को संचालित करना है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां संचालित करनी। तो उसको सबसे पहले शुद्ध करना जरूरी होता है। और उसके लिए हमारे दो जो स्वर हैं, जिसको हम नासारंध्र से जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारा दोनों नासिकाएं इससे संचालित होती है। तो वो कहते हैं जो मुख्य नाड़ियों का अगर हम नियमित अनुलोम विलोम के माध्यम से इसका अभ्यास करते हैं, सबसे पहले वो निरोग शरीर के लिए आधार बनाएगा। शरीर के जो अशुद्धियां हैं, आंतरिक अशुद्धियां, नाड़ीगत, वो उसको दूर करेगा। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम सभी को करना चाहिए और वो सभी उम्र के, सभी जाति के, सभी लिंग भेद से बड़े अगर कह सकते हैं तो ये एक ऐसा निरापद प्राणायाम है कि सभी को करना चाहिए। और इससे एक समग्र स्वास्थ्य मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई अगर प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे उष्ण प्राणायाम की आवश्यकता होती है। जैसे कफज लोग किसी को होता है, जुकाम जल्दी हो रहा है, ज्यादा अगर उनका है इसके प्रति, तो उनको सूर्य गति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि शरीर की जो प्रकृति है वो संतुलित हो जाएगी। इसी तरह से अगर देखें तो अगर किसी को ज्यादा पित्त वाला लक्षण आता है, वात पित्त कफ में अगर पित्त की ज्यादा प्रकृति है तो उन्हें उस तरह के जो शीतली और शीतकारी प्राणायाम है इसका अभ्यास करना चाहिए। और अगर किसी को मानसिक ज्यादा उद्वेलन है, अशांति है, तो उन्हें उज्जाई और भ्रामरी, ये दो प्राणायाम इनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर इन सभी प्राणायाम को थोड़ा सा अपनी नेचर, जो हमको लगता है कि हम अपनी नेचर को थोड़ा समझें, ये सबसे पहले अपने से जोड़ता है हमको। तो अगर स्वास्थ्य तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हम अपनी प्रकृति को थोड़ा समझें कि हमारी स्वयं की प्रकृति कैसी है, वातज है, पित्तज है, हमारा मन कैसा है, हमारी अंतःकरण के अंदर किस तरह की बातें हैं, हम किसी काम को करते हैं किस रूप में करते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर थोड़ा हम समझने लगे तो योग की छोटी छोटी क्रियाएं हमारे लिए रामबाण सिद्ध हो सकती हैं और तमाम तरह के रोग जो है वो दूर हो सकते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उन्हें हम सलाह देंगे कि वो योग निद्रा का अभ्यास करें, शवासन करें। और जो आज के सबसे बड़े कारण है, जो हम उसको टेंशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, उसमें उनको भ्रामरी प्राणायाम नियमित करना चाहिए और अनुलोम विलोम नियमित करना चाहिए। और देखिए जब किसी को हाइपरटेंशन है तो कपालभाति बहुत स्लो मोशन में करना चाहिए, बहुत तीव्र गति से उसे नहीं करना चाहिए और कम स्ट्रोक में करना चाहिए। जैसे हम अगर कहें कि एक स्ट्रोक में हम 100 बार कर लें, 200 बार कर लें, ऐसा बताया जाता है आजकल। तो मैं तो ये राय दूंगा कि धीरे धीरे 20 बार 25 बार से इसकी शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे और भी एक्टिवेट होगा, हमारी जो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन
हाइपरटेंशन में वैसे भी हमारी एक्टिविटी बहुत हो जाती है फिजियोलॉजिकल, तो प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसा ना करें। प्रोफेसर साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अगर खाने के बाद योग करता है तो उसे खाने के कितनी देर बाद योग करना चाहिए? देखिए, हमने जैसा कहा कि स्टमक हमारा खाली होना चाहिए जी। और स्टमक में जो हम खाते हैं, जैसे तो जो डाइट है, अगर भारी डाइट है थोड़ा ज्यादा देर के लिए उसको वहाँ रहना होता है, लेकिन मोस्टली 3 से 4 घंटे का जी जैसे वहाँ समय रहता जी। है और उसके बाद फिर वो आंखों में तो स्टमक खाली होना जी। बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है 3 घंटे का गैप देना। जी। लेकिन ये बताइए प्रोफेसर साहब कि खाने के बाद योग करने के ज्यादा फायदे हैं या खाने से पहले योग करने के ज्यादा फायदे होते हैं? हमने जैसा बताया कि खाने के पहले से मतलब है कि सुबह जो हम उठते हैं जी। तो एक जो लंबा गैप होता है तभी योग करना चाहिए। इसमें 2 चीजें हैं, आंखें भी हमारी खाली होनी चाहिए और स्टमक भी खाली होनी चाहिए। जी। जो बड़ी आंख है वो खाली हो जाए और स्टमक भी खाली हो, तो उसमें जब हम योग करते हैं शारीरिक जो हमें शुद्धि की बात है या शरीर को जो एक पुनर्ऊर्जा जागरण की बात है, वो सभी चीजें होंगी। मैं एक बात इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग केवल शारीरिक ही अभ्यासों को ध्यान देते हैं, जी। हम अपनी दिनचर्या पर भी थोड़ा ध्यान दें, अपनी बिल्कुल। मनस्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दें। अगर हम कभी भी किसी भी तरह योग करते हैं तो कोई ऐसे तो ऐतराज नहीं। आजकल कुछ योग भी चल गया है कि आदमी फुर्सत नहीं है, जैसे अब आप प्लेन में जा रहे हैं 10 घंटे की जर्नी, तो वहाँ भी सिखा दिया जाता है कि थोड़ा हाथ से चलाते रहिए। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम है, ये साधना पद्धति है। जी। अगर हम इसको सुबह के मौसम में करेंगे तो सूर्योदय के साथ हमारी जो शरीर की जो विभिन्न तरह की नाड़ी तंत्र है और जो ऊर्जा चक्र है वो जागृत होने लगते हैं। आपने देखा होगा पशु पक्षी सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय का बड़ा ध्यान रखते हैं। सूर्योदय के साथ उनका स्नान पान होता है, सूर्यास्त के बाद कहा जाता है वो खाते भी नहीं है। तो हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, लेकिन हम भी उसी प्रकृति के निर्मित हैं, प्रकृति को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अर्ली द मॉर्निंग बेस्ट समय है जब हम सोते उठते हैं, हमारी आंखें खाली होती है, पेट भी खाली होता है। तब हम अगर योग करेंगे तो शरीर को भरपूर उसका लाभ मिलेगा। चाहे वो योग की कोई पद्धति हो सकती है, वो ध्यान योग हो सकता है, मन योग हो सकता है, या कोई आसन प्राणायाम हो सकते हैं। अष्टांग योगों की चर्चा है तो अष्टांग योग में कोई भी योग पद्धति, लेकिन मॉर्निंग में अगर करें, सुबह करें तो उसका सबसे अधिक फायदा हमें मिलता है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि योग सीखने के लिए क्या ट्रेनर जरूरी है या योग को किसी और जरिए से भी यूट्यूब या किसी और जरिए से भी सीखा जा सकता है? देखिए, अगर आप एकदम सबसे पहले तो ये बताएं कि जब भी योग की बात करते हैं तो योग गुरु शिष्य परंपरा से हमारे भारतीय पद्धति में आया है जी। और गुरु शिष्य परंपरा का आशय ये है कि एक गुरु ने अपने जीवन भर उसको प्रयोग किया, सीखा, अनुभव किया और फिर वो किसी जो बहुत जिज्ञासु शिष्य है उसे वो फिर वो हस्तांतरित करता था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही आप कहीं टीवी से देख लें या यूट्यूब से देख लें। जब तक आपको कुछ बेसिक जानकारी नहीं है तब तक अगर आप किसी चीज की नकल भी करते हैं तो वो कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, और हमें कुछ पता है नहीं, उसकी सावधानियां पता नहीं, हमें कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मान लो तो सामने वाले ने हमको इन चीजों को प्रॉपर नहीं बताया तो वो जो नुकसान होगा वो किसको होना है, जो कर रहा है, जो नया है। तो हमें सबसे पहले तो यही कहना हमारा रहेगा कि जो कुछ ट्रेंड लोग हैं जिन्होंने कुछ प्रशिक्षण लिया है, एक्टिव सीखा है, उनके माध्यम से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हमें कुछ नॉलेज हो गया हो फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम कहीं से भी देख के थोड़ा बहुत फॉलो कर लें। लेकिन तुरंत हम इस तरह के जो आजकल वर्चुअल कह सकते हैं, वर्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसमें बहुत सारी बातें तत्काल कही नहीं जाती, प्रस्तुतिवत नहीं कही जाती। तो जब तक हम सामने सामने नहीं रहेंगे, हमारी वो परिस्थिति वो नहीं परिचित है जो हमें योग करने के लिए हमें कह रहा है, प्रेरणा दे रहा है, तो इसलिए सामने होना जरूरी है। और प्रारंभिक जितने भी अभ्यासी हैं उनको यही राय दूंगा कि वो व्यक्तिगत तौर पे वर्चुअल सिस्टम से ये करना शुरुआत करें। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मेरा अगला जो सवाल है जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं उनको योग करते हुए किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो मूलतः 2 चीजों की समस्या है। एक तो हो सकता है उनको तनावपूर्ण लाइफ उनका हो, मनुष्य के मन में बहुत तनाव चलता है और उसकी वजह से उनका हार्ट प्रभावित हो रहा है, हृदय की गतिविधि प्रभावित हो रही है। या दूसरा तरीका है तो फिजिकल, आजकल कहते हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारे खान पान की वजह से प्रभावित होने लगे, तब पर भी हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं। तो शारीरिक कारण हो या मानसिक कारण हो, दोनों अवस्था में
हमें एक जो हम इसका पैकेज बताना चाहेंगे, एक तो सबसे पहले हल्के हल्के जो है कपालभाति करें और जी 20 राउंड से शुरू करके उसको मतलब धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। जी तीसरा, हम एक इसमें आपने अगर नाम सुना होगा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हुए हैं, उन्होंने पवन मुक्तासन भाग 1 का पूरा एक पेज बताया, जिसमें नेक टू टोज, जो हमारा गर्दन है, गर्दन से लेके पैर के अंगूठे तक की छोटे छोटे इसमें ज्वाइंट्स हैं, सभी ज्वाइंट्स के मूवमेंट बताएं। तो ये इन्हें करना चाहिए। और एक लास्टली हम ये कहेंगे कि अगर सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग व्यायाम, इस तरह की बहुत सारी जो छोटे छोटे पैकेज हैं, जैसे 12 या 16 स्टेप्स होते हैं, उसको अगर करते हैं तो बहुत ही धीमे धीमे करें, श्वास को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करें। और उसके साथ फिर अंत में शवासन या योग निद्रा का अभ्यास नियमित करें, तो हाइपरटेंशन धीरे से रिलीज भी होगा। और मूलतः ये इसलिए होता है कि हमारी जो एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए योग की ये पद्धतियां बहुत उपयोगी हैं। और प्राणायाम में जो अंतिम प्राणायाम करें वो भ्रामरी कर लें। भ्रामरी करने से हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा एनर्जाइज होता है, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमें जो कोप अप करने की कैपेसिटी है, किसी चीज से जैसे हम तनाव में आ जाते हैं, वो कोप अप करने की कैपेसिटी हमें मिलने लगती है। तो हमें ये अंत में हम ये कहेंगे कि शवासन करें, शवासन करने के बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम, या अगर किसी का ध्यान करना चाहें, किसी देवी देवता का, तो समुद्र का ध्यान करें, है ना। और अगर ऐसा कहें तो चंद्रमा का ध्यान करना सीखें, थोड़ा सा मन उनका और भी कूल एंड काम होगा, और उससे धीरे धीरे हाइपरटेंशन की समस्या वो चली जाएगी। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, मानसिक तनाव आजकल बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है, खासतौर पर कोरोना काल के बाद जिस तरह की स्थिति देश में सामने आई है, ऐसे समय में बहुत से लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में ये बताइए कि योग मानसिक तनाव से कैसे मुक्ति दिलाता है? देखिए, जो आजकल आपको पता है कि कोरोना काल में भय बहुत हो गया है मन में, और हमें लगता है जो भय है वो उचित है या अनुचित है, ये भी एक प्रश्न है। हम शायद ज्यादा भयग्रस्त हो जाते हैं, तो ऊपर भी हमारी जो निर्णय शक्ति है, कल्पना शक्ति है, वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को संतुलित रखने के लिए योग में जोड़ना की आवश्यकता है। योग को अपने आप जो एक अभ्यास का अंग बनाए। देखिए, मैंने एक बात महसूस किया यहाँ अभी, जैसे कि हमारा जो कैंपस है, लगभग हजारों लोग रहते हैं उसमें, अभी की दिनचर्या में उन्होंने योग शामिल किया, यज्ञ शामिल किया, या और भी जो दिनचर्या से शामिल किया, तो उससे उनके मन के तनाव कम हो गए। क्योंकि हम जब तक बचाव में रहते हैं तब तक हम ज्यादा डरते हैं, लेकिन जब हम बचाव मुद्रा से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उसमें चले जाते हैं, व्यवहार की मुद्रा में, तब हम उस भय से बाहर में कोप अप करने लगते हैं। तो केवल मन में न सोचें, योग करें, योग की शक्ति को महसूस करें, और जब भी योग करेंगे तो उन्हें एक तरह की ऊर्जा मिलेगी। तो अपने आप भय का जो मन का जो एक स्वभाव है भय, तो भय से वो बाहर आएंगे। तो तनाव कुछ भी नहीं है। तनाव इसी बात का है कि हमें रोग ना हो जाए, हमारे अपने लोगों को ना हो जाए, हम किसी से इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। इससे जब तक ऐसा रहेगा तब तक मन और तन दोनों हमारे बहुत चलायमान रहते हैं, और उसकी जो ऊर्जा की जो केंद्र है वो प्रभावित होते रहते हैं। तो थोड़ा सा खुश रहें। अब खुश रहने का एक अभ्यास करें। खुश रहने के लिए योग के जो अभ्यास है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। जिन्हें अगर हाइपरटेंशन नहीं हो, कपालभाति करें। हार्ट के पेशेंट है उन्हें कपालभाति करें, अन्यथा जिनको है उन्हें थोड़ा सा हम राय देंगे कि थोड़ा सा रुक के करें। इसी तरह से बहुत सारे लोग हमने देखा कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों में ये ज्यादा हो जाता है, डेथ एंजाइटी जिसे कहते हैं, तो उन्हें भी ये कहेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, गंगा किनारे जाके हमने बहुतों को देखा कि अपना योग अभ्यास सुबह सुबह करते हैं, और हम लोग भी करते हैं। तो हमें उन चीजों से कभी भय नहीं महसूस होता, क्योंकि हम उसे मैनेज करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, और हम स्वयं भी अपने आप को संतुलित रख पाते हैं और दूसरों को भी संतुलित रखने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे चक्र की हमने बताया था कि जो हमारे सब चक्र हैं, इस चक्रों में अच्छी ऊर्जा संचालित होती है, तो हमारे जो जितने भी शरीर के विभिन्न अंग हैं उसमें भी अच्छी ऊर्जा जाती है। तो हमारा जो तनाव का लेवल है, जो कि इस तरह का मतलब कह सकते हैं बायोकेमिकल और नर्व सिस्टम दोनों को जो संतुलित कर देता है, तो संतुलन करने में अपने आप सकारात्मक भूमिका अदा करता है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बरनवाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी योग से जुड़ी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। हमारे साथ प्रोफेसर बरनवाल जुड़े थे जो बता रहे थे योग से किस तरह निरोग रहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।